तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल सबके लिए। जो भी टाइम हो रहा है, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आपका हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक के लेक्चर नंबर 4 में। लास्ट टाइम हमने थोड़ा कूलम्ब्स लॉ के बारे में डिस्कस किया था और फोर्स वगैरह अपना कैसे मीडियम के साथ में चेंज हो रहा था वो अपन ने डिस्कस किया था। और उससे पहले वाले लेक्चर्स में अपन चार्जिंग के मेथड और इंडक्शन, फ्रिक्शन वगैरह सारी चीजें देख चुके हैं। अब अपन एक बहुत ही कॉन्सेप्चुअल केस लेने जा रहे हैं जो कि तुम्हारा बेस्ड है कूलम्ब्स लॉ पे ही, लेकिन इसमें थोड़े से वेरिएशन हैं जो कि यार तुम्हारे जेईई मेंस के लिए और एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू में बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। इनफैक्ट नीट में भी इतने गजब गजब सवाल डिजाइन होते हैं इसके। एक स्ट्रिंग बॉब वाला सिस्टम आज पढ़ने जा रहे हैं। दो बॉल्स मिलेंगी तुम्हें ऐसे लटकी हुई, उन पे फोर्स वगैरह कैसे कैसे लगता है, फ्री बॉडी डायग्राम बना के और लिक्विड वगैरह में डुबोएंगे, कैसे कैसे प्रोसेस होगी पूरी उस सब के बारे में देखने जा रहे हैं। तो बने रहिए लेक्चर के साथ, कंटिन्यूअस तरीके से देखिए, क्योंकि सीरीज को कंटिन्यूअस जब तक नहीं देखोगे ना तब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे। लिंक्ड है सारी की सारी फिजिक्स, यू नो वेरी वेल। ओके, तो घबराइएगा नहीं। शुरुआत करने जा रहे हैं अपने लेक्चर नंबर 4 में और अपन एक नया टॉपिक जो कि आज हम तुम्हें बता रहे हैं स्ट्रिंग बॉब सिस्टम का। यार स्ट्रिंग बॉब सिस्टम क्या है अपना, ये बढ़िया तो चल रहा है एकदम। हाँ ये ठीक है, ओके। स्ट्रिंग बॉब वाला सिस्टम क्या है अपना, देखिए जनाब, ये अपने पास में इधर ले लेते थोड़ा सा, चलो इधर ही ले लेते, एफबीडी तो यहां भी आ जाएगी। ये अपन के पास में एक ऐसा सेटअप है, दो बॉल्स ली हैं अपन ने, जिनमें इस वाली पे चार्ज क्यू ऐड कर लेते हैं और इस पे मास एम अंजुम कर लेते हैं। ये कुछ ज्यादा बड़ा लग रहा है यार लास्ट टाइम के कंपैरिजन में, थोड़ा छोटा करते हैं। ये हाँ, बन पे ठीक है, सॉफ्ट है। और दोनों बॉडी पे चार्ज भी अपन ने सेम लिया है, क्यू और मास दोनों का भी सेम अपन ने लिया है। इस वाले केस में अपन चार्ज और मास दोनों सेम रख दे रहे हैं। ओके, अब देखिए यहां से एक कॉमन पॉइंट से ये कोई एल लेंथ की स्ट्रिंग है, ये इसके साथ सस्पेंडेड है दोनों कॉमन पॉइंट से यहां से भाई। और ये जो केस लिया है अपन ने, ये इक्विलिब्रियम का लिया है और हम अज्यूम कर रहे हैं कि इन इक्विलिब्रियम दोनों के बीच का सेपरेशन है एक्स। और ये जो ऊपर वाली जो वर्टिकल हाइट है, थोड़ी देर के लिए इस वाली हाइट को अपन अज्यूम कर लेते हैं पाई। ओके, अब यार एक बात बताओ, क्या बताया तुम्हें, इन दोनों बॉडीज के बीच में कूलम्ब फोर्स एक्ट करेगा, जिसको अपन ने लिखा है ऐसे, ये हो जाएगा अपना एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला फोर्स, जिसको तुम्हें पता है कैसे लिखा जाएगा, के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। और स्ट्रिंग अगर अपनी है तो स्ट्रिंग में तुम्हें पता है बॉडी से अवे एक टेंशन का फोर्स भी एक्ट करेगा। अब अगर इक्विलिब्रियम में वर्टिकल से तुम इस वाले एंगल को अगर थीटा अज्यूम करते हो, इस थीटा के भी जो भी केस होंगे, छोटा बड़ा, वो सब देखेंगे, अभी घबराइएगा नहीं। तो टेंशन अगर ये है अपना, तो देखना जरा यार, नीचे की तरफ तो इस वाली बॉडी पे एक mg फोर्स एक्ट करेगा ही करेगा। अब ध्यान से देखो, कहीं ना कहीं दोनों फोर्सेज को अगर तुम बैलेंस करना चाहो तो इस टेंशन के कंपोनेंट ले लो। इस टेंशन का ध्यान से देखो, अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा बना, तो टेंशन का इधर वाला कंपोनेंट आया आपका टी कॉस थीटा, और इस टेंशन का इधर वाला कंपोनेंट अपना आएगा भाई साहब टी साइन थीटा। अब ध्यान से देखो तुम यार, ध्यान से देखो, ये दोनों फोर्सेज एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, mg और टी कॉस थीटा, और ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। तो टी कॉस थीटा जो कि हमारा बैलेंस कर रहा है किसको, mg को, और टी साइन थीटा जो कि हमारा बैलेंस कर रहा है किसको भाई, के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। अगर दोनों इक्वेशंस को तुम एक दूसरे से डिवाइड करते हो तो तुम्हें एक रिजल्ट मिलेगा, टेन थीटा इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम जी एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये तुम्हें रिजल्ट मिलेगा भाई। बहुत अच्छी बात है अगर तुम इसे याद कर पाओ तो। इसे तुम ऐसे भी लिख सकते हो, टेन थीटा इज इक्वल टू एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला फोर्स, देखो ये रहा, डिवाइडेड बाई जो कि ग्रेविटेशन वाला है एफ जी, ऐसे भी लिख सकते हो इसे। ओके, तो टेन थीटा जो कि इक्विलिब्रियम में ये थीटा की वैल्यू निकल के आई है, वो ये है भाई। अब देखो, हम एक छोटा सा कॉन्सेप्ट तुम्हें यहां सिखाते हैं। यहां जो थीटा है
तुम्हें ऐसा नजर आ रहा होगा कि यार ये जो थीटा है ना, ये थीटा जो है यार कहीं ना कहीं ये थीटा तुम्हारा, देखो थीटा जो है ये मास पे भी डिपेंड कर रहा है, जी की वैल्यू तो सेम है तुम्हारी। अब कहीं ना कहीं यार ये चार्ज का भी टर्म आ रहा है यहाँ पे, तो टेन थीटा तुम्हें लग रहा होगा कि चार्ज और मास दोनों पर डिपेंड कर रहा है। अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है बहुत ही गलत लग रहा है। ये जो थीटा है ना एक्चुअली में डिपेंड कर रहा है केवल और केवल मास पर, चार्ज पे नहीं कर रहा। क्योंकि हमने तुम्हें लास्ट क्लास में एक कूलम्ब्स का जो फोर्स बताया था उसमें तुमसे क्या लिखा था, अगर तुम्हारे पास दो बॉडीज अगर हैं तो दोनों बॉडी एक दूसरे पर इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स लगाती है। अब भले ही तुम उनके बीच में मीडियम वगैरह कुछ भी डाल दो, लेकिन उनके बीच का फोर्स जो आपस में एक दूसरे पे लगाएंगी वो चेंज नहीं होगा। जितना फोर्स इधर वाली फील करेगी, जितना फोर्स ये वाली फील करेगी, उतना ही अमाउंट का फोर्स एफ ई तुम्हारी ये वाली बॉडी फील करेगी। अब ये तुम्हारा अगर चार्ज तुम चेंज भी करते हो तो मैग्नीट्यूड फोर्स का चेंज जरूर होगा, लेकिन वो दोनों के लिए चेंज होगा, इधर वाला भी और इधर वाला भी दोनों के लिए चेंज होगा। क्योंकि इनका जो कूलम्ब फोर्स है ना एक्चुअली में ये एफ ई जो है ध्यान से देखो, एफ ई जो है कूलम्ब फोर्स जो है तुम्हारा, ये तुम्हारा एक्शन रिएक्शन फोर्स है। क्वांटिटी अगर तुम चार्ज का मैग्नीट्यूड अगर बढ़ाते हो, क्यू की वैल्यू अगर तुम बढ़ाते हो, तो भाई क्यू की वैल्यू बढ़ाने पे एफ ई बढ़ेगा जरूर, लेकिन एफ ई जितना इधर बढ़ रहा है उतना ही रिएक्शन वाला भी तो होगा। तो यहाँ जो टेन थीटा है वो केवल और केवल देखो एफ जी जो कि अपना क्या है एम जी, केवल और केवल इस मास पे डिपेंड करता है। मतलब अगर मैं इनके बीच के रिलेशन से अगर देखता हूं तो देखो टेन थीटा अपना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/n क्या आ रहा है। मतलब जिस वाली बॉडी का मास ज्यादा होगा वो वाली बॉडी तुम्हारी एंगल इस वर्टिकल से कम टेंड करेगी, जिसका मास ज्यादा उसके लिए थीटा की वैल्यू तुम्हारी कम बनेगी। कॉन्सेप्ट आया नहीं समझ में? चार्ज और मास का, चार्ज पे ये एंगल थीटा डिपेंड नहीं करेगा, इट विल डिपेंड ओनली ऑन द मास जो बॉडी के पास है। चार्ज की वैल्यू तुम चेंज भी करते हो दोनों के लिए भी, चाहे भले दोनों की डिफरेंट वैल्यू रखो, चाहे इक्वल मैग्नीट्यूड रखो, चाहे Q1 की वैल्यू तुम 10 माइक्रोकूलम रखो, चाहे Q2 की तुम 5 रखो, भले ही फोर्स चेंज हो रहा है मैग्नीट्यूड अलग करने पे, लेकिन दोनों के लिए चेंज हो रहा है। क्योंकि कूलम्ब फोर्स जो है ना एक्चुअली में इक्वल और अपोजिट साइन का इक्वल मैग्नीट्यूड का दोनों के लिए लगता है, डायरेक्शन दोनों की डिफरेंट होती है बस। एक्शन रिएक्शन फोर्स है कूलम्ब्स का। तो टेन थीटा जो है ये तुम्हारा केवल और केवल फंक्शन किसका है, इस मास का, ये केवल मास पे डिपेंड करेगा। आशा करते हैं कॉन्सेप्ट तुम्हें समझ आया होगा। अब इसके थोड़े से केस में तुमको अगर दिखाना चाहूं तो देखो, अगर थीटा अगर तुम ध्यान से देखो तो एक तो न्यूमेरिकल भी इस पे काफी बढ़िया बन सकते हैं। मान लेते हैं ये वही अपना स्टेम बाउल सिस्टम है और ये तुम्हारा वर्टिकल से जो एंगल है ये लेटर सपोज इस वाली बॉडी का मास m1 है और इस वाली का मास m2 है। इस पे चार्ज है आपका Q1 और इस पे चार्ज है आपका Q2। तुमको यहाँ कोई केस दे दिया, मान लीजिए ये इधर से वर्टिकल से इधर वाला एंगल को बोल दिया उनको भाई साहब, ये बोल दिया θ2 और ये वाला एंगल बोल दिया θ1, और तुमको इंफॉर्मेशन लिख दी अगर m1 = m2 है, अगर m1 = m2 होता है तो थीटा दोनों जो हैं इनके बीच का रिलेशन क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी और डी। ए में तुमको लिखा है θ1 विल बी ग्रेटर देन θ2, θ1 विल बी इक्वल टू θ2, θ1 लेस देन θ2 और कैन नॉट प्रेडिक्टेड, हम नहीं बता सकते इसके बारे में। तो तीनों ऑप्शन पे जरा नजर डालो, तीनों में से कौन सा अप्रोप्रिएट होगा। तो भाई देखो, अगर मास की तुमको सेम अगर वैल्यू दी है और यहां तुमको भले एक और रिलेशन लिखा होता कि Q1 ग्रेटर देन Q2, तो तुम्हें पता है कि चार्ज भले ही दोनों बॉडीज का डिफरेंट है लेकिन मास तो सेम है ना। और मास अगर सेम हुआ, हमने अभी देखा कि अपना जो टेन थीटा था वो केवल और केवल डिपेंड किस पे कर रहा था, मास पे। मतलब जिस वाली बॉडी के लिए मास ज्यादा होगा उसका थीटा कम होगा है। तो यार अब यहाँ मास भी दोनों के बराबर है, तो क्या तुम्हारा दोनों के लिए ये जो एंगल बनने वाला है क्या वो θ1 θ2 दोनों सेम होंगे?
सेकंड केस लेते हैं जिसमें अपन अज्यूम कर लेते हैं कि m1 ग्रेटर देन अगर m2 है, अगर m1 ग्रेटर देन m2 होता है तो तुम्हें पता है जिस वाली बॉडी के लिए तुम्हारा मास ज्यादा होगा तो देखना जरा क्या tan θ1 तुम्हारा छोटा होगा क्या tan θ2 से, क्योंकि वही रिलेशन अपना tan θ इज इक्वल टू 1/m, जिसके लिए मास ज्यादा उसके लिए थीटा कम, तो m1 का मास ज्यादा है इसलिए थीटा की वैल्यू कम बनी। ध्यान रखना चार्ज पे डिपेंड नहीं कर रहा है। अब इसी पे ही तुमको एक न्यूमेरिकल बताते हैं, आशा करते हैं यार तुम्हें समझ आ रहा होगा, क्योंकि स्ट्रिंग वाला सिस्टम ये जो है ना, इसको एक बार अगर कॉन्सेप्चुअली समझ लिया कैसा भी न्यूमेरिकल आया सब बन जाएंगे, इनफैक्ट जी एडवांस तक का। ओके, एक न्यूमेरिकल है भाई हमारे पास, तुम्हारे को देखिए कहाँ है, एक मिनट, हाँ ये भाई साहब कर्नाटका सीईटी का है। इमेज नजर आ रही है तुमको भाई अच्छे से? एक मिनट को चेक करते हैं। हाँ बहुत बढ़िया दिख रहा है, बहुत बढ़िया दिख रहा है, बहुत अच्छा। ये और जूम कर दे, पढ़ो क्वेश्चन को। टू स्मॉल स्फीयर ऑफ मास m1 and m2 आर सस्पेंडेड बाय वेट insulating threads of length L1 and L2. The sphere carry charge Q1 and Q2 respectively. The spheres are suspended such that they are level with the another. The threads are inclined to the vertical at angle θ1 and θ2. ओहो बहुत बढ़िया सिचुएशन बनाई है भाई। अगर θ1 which one of the following condition is essential if θ1 is equal to θ2। यार देखो अगर θ1 और θ2 तुम्हारे सेम अगर बोलता है, θ1 और θ2 को अगर तुम्हें सेम रखना है तो यार तुम्हें पता है कि चार्ज की जो वैल्यू है θ1 θ2 सेम के लिए, देखो इस पे तो कोई डिपेंडेंस है ही नहीं, चार्ज को तो तुम भूल ही जाओ, Q1 और Q2 के दोनों डिफरेंट वैल्यू है। अब मास की अगर बात करते हैं तो यार देखो मास अगर डिफरेंट होता है तो तुम्हारे θ1 θ2 डिफरेंट होंगे, ऑप्शन ये तो हो नहीं सकता। चार्ज की बात अपन करेंगे ही नहीं, लेंथ वगैरह का कोई मैटर है ही नहीं, तो बचा ऑप्शन नंबर बी। खैर ये भी सही है कि मास अगर दोनों के सेम होंगे तभी θ1 θ2 इक्वल होंगे, क्योंकि अपना रिलेशन वो क्या है भाई, tan θ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/m के, मतलब जिस बॉडी के लिए मास ज्यादा उसके लिए तुम्हारा थीटा भी ज्यादा, और मास वगैरह दोनों के सेम तो थीटा भी सेम। समझे? आशा करते हैं यार तुम्हें समझ आया होगा भाई। अब अपन एक इसी में नया वेरिएशन और लेते हैं कि यही जो सेटअप है अपना, यही जो सेटअप है इसमें डिस्टेंस वगैरह का भी है यार सारा खेल। अगर तुम इस पूरे के पूरे कंप्लीट सेटअप को, अगर इफ दिस होल सेटअप taken into a gravity free space, अगर तुम इस पूरे सेटअप को ग्रेविटी फ्री स्पेस में ले जाते हो, सैटेलाइट वगैरह में, जहां तुम्हारी जी की वैल्यू अगर 0 है, जी की वैल्यू 0 अगर है, तो यार एक बात बताओ, देयर इज नो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। इसका मतलब अगर कहीं पे तुम्हारी जी की वैल्यू 0 होती है तो देखो यार पहले जब ग्रेविटेशन फोर्स एक्ट कर रहा था तो इस सिचुएशन कुछ ऐसी बन रही थी जब अपना mg नीचे लग रहा था, लेकिन इस बार तो mg का खेल हो गया खत्म, कोई रोल नहीं mg का। तो होगा क्या इस वाले केस में, तुम्हारा देखो यार टेंशन ये रहा, और होगा क्या रिपल्सन की वजह से ये वाली बॉडी जो होंगी एक दूसरे से ऐसे रिपल होती होती ऐसी हो जाएंगी, ऐसी हो जाएंगी, ये देखिए जनाब ऐसी हो जाएंगी। मतलब कहीं ना कहीं इस बार जो रिपल्सन की वजह से ये रिपल्सन का फोर्स रहा अपना F इलेक्ट्रोस्टैटिक, और इस पे भी तुम्हारा F इलेक्ट्रोस्टैटिक, और टेंशन वाला इधर रहा, टेंशन वाला इधर रहा। अरे यही तो था टेंशन, यही तो था टेंशन, घबराने की क्या जरूरत है। लेकिन अगर इन डोरीज की लेंथ तुम L अगर लेते थे, पहली वाली केस में अपना ये सेपरेशन X होता था, तो अब देखो जरा ये और ये L और L, तो क्या ये X स्क्वायर अपनी 2L के इक्वल हो जाएगी क्या? और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को अगर लिखोगे तो क्या KQ स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2L का स्क्वायर, जो कि तुम्हारा टेंशन को बैलेंस कर रहा है, तो क्या टेंशन की वैल्यू KQ स्क्वायर बाई 4L स्क्वायर होगी क्या? है
सिचुएशन सेम थी, बस इस पूरे सेटअप को जी की वैल्यू को तुमने नीचे से इसको कर दिया भाई खत्म। इसी ने रोक के रखा है इन्हें, ये फ्री हुआ, रिपल्सन की वजह से हो गई दूर दूर, रिपल्सन की वजह से हो गई दूर दूर ऐसे से। तो अब ध्यान से देखो, इनके बीच का जो एंगल अपना सबटेंड हो रहा है वो है अपना 180, क्योंकि अब दोनों एक दूसरे से ऐसे फ्री हो चुकी है। तो अगर तुम इस पूरे सेटअप को सैटेलाइट वगैरह में अगर ले जाते हो तो जहां जी की वैल्यू अपनी 0 है तो ये जो एंगल अपना टेंड होगा वो 180 डिग्री होगा, और दोनों के बीच का सेपरेशन, डोरियों की लेंथ हो जाएगी LL जो कि 2L बनेगी। तो ये अपना पूरा केस बनेगा भाई, जो कि टेंशन फोर्स को तुम्हारा इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला फोर्स बैलेंस करेगा। उम्मीद करते हैं तुम्हें समझ आया होगा। अब इसी में ही थोड़े से एक दो केस और अपन लेते हैं कि इसमें जो तुम्हारी हाइट वगैरह है उनके बीच में थोड़ा सा रिलेशन लेते हैं। ये अभी ने जो सेटअप बनाया है, देखो ये सेटअप तुम्हारे दिमाग में यार ऐसा छप जाना चाहिए कि कैसा भी क्वेश्चन आए ये तुम्हारा रहना नहीं चाहिए बस भाई। बहुत गलत बात होगी अगर तुम्हारा क्वेश्चन गलत हुआ इसका। तो देखो जनाब, नीचे की तरफ वही mg और वर्टिकल से अगर ये वाला एंगल है थीटा, तो टेंशन का फोर्स लगा इधर और टेंशन का इधर वाला कंपोनेंट ये एंगल बन के थीटा, तो ये आया अपना t cos थीटा, और इधर वाला कंपोनेंट क्या आया अपना, ये आया अपना t sin थीटा। इधर वाला वही फोर्स अपना KQ² डिवाइडेड बाई x²। अगर इस वाले सेपरेशन को तुम अगर x लेते हो और इस वर्टिकल वाली हाइट को अगर y लेते हो, तो देखो जनाब हमने जो tan थीटा के लिए फॉर्मूला निकाला था, tan थीटा का क्या फॉर्मूला था भाई, tan थीटा का फॉर्मूला था अपने पास में KQ² डिवाइडेड बाई mg x²। अब ध्यान से देखो, यहां से अगर तुम इस वाले ट्रायंगल से इस वाले ट्रायंगल को अगर उठाते हो, इसको अगर उठाते हो, तो यहां से देखो tan थीटा को जरा लिखना, ये तुम्हारा टोटल है x, तो ये हुआ तुम्हारा x/2, ये लेंथ है l और ये है अपना y, ये एंगल है थीटा। तो देखना जरा, क्या यहां से तुम्हारा tan थीटा उस वाले ट्रायंगल से x डिवाइड बाई 2 इंटू y के इक्वल आएगा क्या? तो ध्यान से अब देखो तुम यार, ये जो तुम्हारा x है और ये x² है, तो x³ बना और ये वर्टिकल हाइट y बनी। तो देखना जरा, इस वर्टिकल हाइट और हॉरिजॉन्टल लेंथ में जो तुम्हारा रिलेशन है x³ = y आ रहा है। x³ = y मतलब ये जो ऊपर वाली हाइट है और ये नीचे वाली जो इनके बीच के सेपरेशन वाली है, इनके बीच का रिलेशन आया अपना क्या, x³ = y। दोनों रिलेशन रटे हुए रहने चाहिए तुम्हें, एक तो ये और एक tan थीटा वाला। अब यहाँ पे ये एक और रिलेशन बन रहा है तुम्हारा, ये जो x³ है, यहां से देखो x² और x³ और चार्ज के बीच का रिलेशन। तो देखना जरा, ये क्या आ रहा है, x³ = q²। एक रिलेशन तो यह आया, सेम चार्ज अगर है और एक रिलेशन अपना क्या आया, x³ = y। भाई साहब अगर तुमको ये दोनों पहले से पता है, खैर एफईडी वगैरह बना के तुम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, लेकिन अगर पहले से आते अगर हैं तो ऐसी सोने पे सुहागा जैसी बात हो जाएगी। इस पूरे केस को अगर तुम्हें डेवलप करना आता है तो बहुत बढ़िया बात है, और नहीं भी आता तो तुम्हें बता दिया है। अब अपन इन दोनों ही रिलेशन पे जो अपने बहुत गजब गजब के क्वेश्चन डिजाइन हुए थे नीट में, उन दोनों को निकालने की जरा ट्राई करते हैं। मेंस में भी आए हुए हैं कई बार इन पे क्वेश्चन, पर उनको एक बार अपन बाद में लेते हैं, पहले इनको उठाते हैं। देखो ये तुम्हारी हाइट y और x के बीच का रिलेशन है भाई, देख लो अच्छे तरीके से नोट कर लो इसे, क्योंकि अगर तुमको कॉन्सेप्ट पहले से आते हैं तो क्वेश्चन बनाने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी भाई। ओके, तो अपन अब क्वेश्चन लेते हैं भाई। नीट वालों ने भी डिजाइन किए और कहां गया, हाँ ये रहा। देखो कितना गजब क्वेश्चन डिजाइन किया है। नीट 2013 का है भाई, नीट 13 का है। अगर तुमको कॉन्सेप्ट पहले से अगर आता है, इन सब की एफवीडी वगैरह बनाना सारा कुछ, तो बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखो सेम वही है, ऊपर वाली जो हाइट है इसको इन्होंने क्या लिया है, y लिया है, और ये नीचे वाली है इसको इन्होंने क्या लिया है, r लिया है। और भाई हमने तो अभी रिलेशन निकाला ही था कि जो अपनी r³ हो जाएगी, क्या वो आपकी इक्वल हो जाएगी y के, क्योंकि अपनी यही x थी भाई नीचे वाली, जिन्होंने इसने इनको लिया है किससे, r से लिया है। अगर रिलेशन आता है, इन्होंने इसको क्लैंप करके
two pithball carrying charge suspended equal length, the equilibrium separation between them is r. Now the string are rigidly clamped on the half of the height. मतलब इस बाई वाली को इन्होंने यूं आधा कर दिया, यूं यहां से इधर ले आए, इनको थोड़ा सा यूं करके, तो पक्का तुम्हारा ये चेंज होना ही है नया वाला आर डैश। तो अब हमसे इन्होंने इसकी वैल्यू पूछी थी, यहाँ ये आर डैश लिखा है क्या, ये नहीं लिखा, ले लेता आर डैश। तो इसकी वैल्यू पूछी थी। अगर तुम्हें रिलेशन याद है कि अपना नीचे वाली हाइट, नीचे वाली लेंथ और इसमें ये रिलेशन होता है, तो क्वेश्चन को बनाना एकदम आसान है। बाकी आप वीडियो वगैरह बना के बहुत टाइम किल होगा अपना, 1 मिनट में सॉल्व कर सकते हैं। पहले से आप देखो, अरे माइक और कहां लगी जा रहा है। तो इसके लिए अगर इक्वेशन लिखा तो ये अपना हुआ क्या भाई, इधर ले लेते हैं, चलो एक्स क्यूब इज इक्वल टू बाई, जो कि अपना आर है तो आर ही ले लेते हैं, चलो। तो ये रिलेशन क्या बना अपना, आर क्यूब इज इक्वल टू बाई, इसको इक्वेशन 1 बोल दीजिए। सेकंड वाले केस की डिस्टेंस को अपन ने बोला है आर डैश क्यूब ले लेते हैं, और इसको देखो क्या किया इन्होंने, आधा कर दिया बाई बाई टू, इसको 2। दोनों इक्वेशंस को एक दूसरे से अगर डिवाइड करते हो तो आर क्यूब अपॉन आर डैश क्यूब क्या वैल्यू मिली, बाई डिवाइड बाई बाई 2, तो आया अपने पास 2। यहां से आर डैश क्यूब की जो वैल्यू आएगी वो आएगी तुम्हारी, देखो आर क्यूब डिवाइड बाई 2। तो यहां से आर डैश की वैल्यू जो मिलेगी अपन को, इसको सॉल्व करने पे आर डैश की वैल्यू मिलेगी क्या, आर डिवाइडेड बाई 2 की पावर 1/3। अब देख लो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है तुम्हारा, आर डैश 2 की पावर 1/3 का। अरे इसमें कोई सा नहीं है यार, 2 की पावर 1/3 जैसा तो कोई सा नहीं है। सी को देखो, सी वाले को देखो, आर अपॉन इन्होंने देखो, हाँ बहुत बढ़िया, ये नीट वालों के लिए ना, उन्हें पता है कि कहीं ना कहीं मिस्टेक जरूर करेंगे, वो फाइनल आंसर भी अगर निकाल लोगे ना तब भी तुमको कंफ्यूजन दे दिया। वो जो r डिवाइडेड बाई 2 की पावर 1/3 है ना, कोई भी नंबर अगर तुम्हारा जैसे x की पावर मान लीजिए 1/3 है, तो इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, रूट में लेके और इस 3 को बाहर। तो ऐसे ही वो 1/2 जो है, ये 2 नहीं है एक्चुअली में, यहाँ पे 2 था क्या, हाँ 2 था नीचे, तो 2 को 2 की पावर 1/3 है। तो इस वाले ऑप्शन को देखो, इसको तुम कैसे लिख सकते हो, r डिवाइडेड बाई 2 था अपना, 2 की पावर 1/3 था, तो इसको ऐसे लिख सकते हो तुम, रूट 2 करके और 3 को रख दो बाहर। यही है, देखो यार क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था यार, थोड़ा सा यहाँ भी तुमको मैथमेटिक्स यूज करना था। बाकी अगर चीजें पता रहती हैं फिर ये सब जनरल है। अगर तुमको पहले से अगर चीजें आती हैं कि एक्स और वाई के बीच का रिलेशन क्या है अपना, तो नो प्रॉब्लम, बिल्कुल भी टेंशन नहीं। अगर पहले से ये सब प्रैक्टिस करके रखोगे ना और चीजों को याद भी रखोगे तो भी बहुत हेल्प करेंगी। अब अगर याद नहीं है ना पहले से रिलेशन, तो एक तो तुम्हारा बहुत टाइम कल हो जाएगा निकालने में। इस रिलेशन को निकालोगे कि एक्स और वाई के बीच में क्या रिलेशन हो रहा है, नीचे वाले के और उसके बीच में, तो इससे बढ़िया है पहले से लर्न करके रखो रिजल्ट को। फिजिक्स को पढ़ने के लिए चीजों को सीखना भी जरूरी है, समझना भी जरूरी है, काम आए तो रटना भी जरूरी है। उन मिथों में मत फंसना कि फिजिक्स तो ऐसा सब्जेक्ट है, थ्योरी एक बहुत अच्छी है। हमारे सर जी बताया करते थे फिजिक्स इज नॉट ए थ्योरी, बहुत बढ़िया कथन है उनका कि फिजिक्स थ्योरी नहीं है, हम मान रहे हैं, लेकिन भाई बिना थ्योरी के फिजिक्स को समझना भी मुश्किल है। थ्योरी अगर रटोगे नहीं, समझोगे नहीं उसे, तब तक क्वेश्चन नहीं बनेंगे, और रटोगे नहीं तो अब देखो यहाँ तुम्हें अगर ये रिलेशन अगर पहले से याद नहीं होता है, अब कहां से देखो पहले डेराइव करना पड़ता है ये रिलेशन, तब जाके क्वेश्चन बन पाता। इसलिए जो चीजें याद करने की हैं उनको याद भी करो, और जो समझने की हैं उनको समझोगे। आशा करते हैं तुमको प्रॉब्लम समझ आया होगा भाई। 2 इक्वेशन बनाए बस, इस वाले केस का बनाया एक, और एक तुम्हारा इस वाले केस का बनाया, दोनों के इक्वेशन को बस सॉल्व किया, और कुछ नहीं था। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओहो एक मिनट, एक और लेते हैं भाई। ये रहा तुम्हारा, ये रहा। ये क्वेश्चन एक्चुअली में AIEEE 2011 का है, लेकिन होता क्या कई बार भाई देखो हमें जो चीजें लगती हैं कितना बढ़िया नजर आ रहा है क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन तुम्हारा पूछा गया था AIEEE 2011 में, जो कि भाई अब जेईई मेंस के नाम से होता है। लेकिन नीट वालों की तो आदत है ही, बहुत सीधे के सीधे क्वेश्चन को उठा करके और नीट में डाल देते हैं। इनफैक्ट IIT 2000 आई थिंक 8 या 7 का कैलकुलेटर का भी क्वेश्चन सीधा का सीधा डाल दिया, एडवांस का कभी कभी कर देते हैं ऐसा। फिर तो ये सेम क्वेश्चन आपका भाई साहब नीट 16 में आ चुका है 2016 में, और ये AIEEE 2011 का है। तो मेंस के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने का बेनिफिट क्या है? अब
एक सेकंड में देखते ही आंसर क्लिक कर देगा कोई, अगर उसने पहले से प्रैक्टिस कर रखी है तो। इसलिए मेंस के क्वेश्चन लगाओ, खैर लेवल नहीं आता लेकिन कभी कभी रिस्क मत लीजिए, 4 नंबर हैं, बहुत पीछे निकल जाती है रैंक। तो 8 का सीधा क्वेश्चन उन्होंने नीट 16 में डाल दिया, यहां लिखा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है केवल इसी में आया है। तो देखो बहुत बढ़िया प्रॉब्लम है। 2 आइडेंटिकल चार्ज स्फीयर सस्पेंडेड फ्रॉम ए कॉमन पॉइंट बाय 2 massless strings of length L are initially at a distance D, ओहो, जो कि less than L है। Apart because of their mutual repulsion, the charge begins to leak from both the sphere at a constant rate as a result of the charges approaching to each other with a velocity v, then as a function of distance x between them। बहुत अच्छा प्रॉब्लम है भाई। देखो क्वेश्चंस को एक बार रीड कर लो बहुत अच्छे से, फिर हम तुम्हें बताते हैं कि ये बोल क्या रहा है एक्चुअली क्वेश्चन तुम्हारा। देखो जब कभी भी ये जो सेपरेशन है ना आपका, देखो खैर इस केस को यहां डिस्कस कर ही लेते हैं, अब अगर आ गया है तो देखो यहां कोपचे में लिखते हैं इसे भाई, काम आएगा बहुत। ये लेंथ अपनी एल है और ये वर्टिकल से एंगल अपना है थीटा, ये सेपरेशन है अपना एक्स। अब अगर ये जो सेपरेशन एक्स है ना, अगर थीटा आपका बहुत छोटा होता है तो ये सेपरेशन बहुत लो बनेगा, तो एक्स लेस देन एल वाला केस है। चलो न्यूमेरिकल के साथ इसे आगे डिस्कस कर ही लेंगे, बाकी अभी तो अपन जब मेन एम है अपना उसी का आते हैं। देखो ये सेटअप है अपने पास में भाई, सेम सिचुएशन है, कुछ नहीं करना, बिल्कुल सेम सेटअप है। वही तुम्हारा एम जी फोर्स नीचे की तरफ इस वाली डायरेक्शन में तुम्हारा के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, और ऊपर की तरफ तुम्हारा टी कॉस थीटा, और इस साइड में तुम्हारा टी साइन थीटा। बैलेंसिंग वगैरह किया तो अपन के पास में क्या आया, टेन थीटा इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई एम जी एक्स स्क्वायर, और यहां से क्या आया था x डिवाइडेड बाई 2 इंटू बाई वर्टिकल वाली हाइट इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम जी एक्स स्क्वायर। अब तुमसे हमने क्या बताया था, अगर तुम्हें रिलेशन पहले से याद है तो देखो यार इसमें हो क्या रहा है तुम्हारा, ये जो चार्ज है ना, चार्ज जो है ना इस वाले में तुम्हारा, ये बॉडी के ऊपर जो चार्ज है क्यू, ये धीरे धीरे टाइम के साथ ऐसे ऐसे लीक करने लग रहा है, चार्ज ऐसे लीक करने लग रहा है। और ध्यान से देखो Q की वैल्यू अगर कम होगी, देखो F इज इक्वल टू क्या था अपने पास में, के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। अब ये चार्ज अगर लीक करने लगेगा, चार्ज अगर नीचे की तरफ ऐसे फॉल कर रहा है, चार्ज अगर नीचे की तरफ फॉल करने लग रहा है कोई कांस्टेंट रेट से, तो जैसे जैसे इस Q की वैल्यू अगर कम होगी, Q की वैल्यू अगर कम होगी तो कहीं ना कहीं इनके बीच का फोर्स ऑफ रिपल्सन जो काम कर रहा है वो भी तुम्हारा डिक्रीज करेगा। मतलब पहले बॉडी अगर यहां थी इक्विलिब्रियम में, तो 4 डिक्रीज गया तो इनके बीच में डिस्टेंस कम होगी ऐसे, तो ये किसी ना किसी वेलोसिटी v से एक दूसरे की तरफ अप्रोच करेंगी। समझ आया नहीं आया, पहले तो ये मतलब क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ आई है नहीं। जैसे जैसे तुम्हारा चार्ज कम होता जाएगा, Q कम होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कम होगा। मान लेते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से दोनों बॉडी अपनी यहां तक थी, इस वाले के यहां तक थी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से, रिपल्सन वाले की वजह से इक्विलिब्रियम में। लेकिन तुमने इसको जैसे ही चार्ज लीक करने लगा तो चार्ज की वैल्यू कम होने लगेगी भाई, स्फीयर से चार्ज बाहर जाने लग गए, और चार्ज अगर कम होगा तो F की वैल्यू कम होगी, और F अगर कम होगा तो देखो ये वाली जो बॉडी होंगी कहीं ना कहीं इधर थोड़ा बढ़ा लेते हैं 1 मिनट। ये तुम्हें समझ आएगा भाई, ये तो बढ़िया थ्योरी है अपनी। क्वेश्चन को समझो पहले, क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है तुमसे। कुछ ज्यादा ही बड़े इस पे नहीं ले लिएगा, छोटे करो यार। हर कोई अपनी लाइफ में बड़ा बनना चाहता है। देखो भाई मान लेते हैं कि इक्विलिब्रियम में दोनों बॉल आपकी पहले इस वाली जगह पे है, ये रहा सेपरेशन अपना, ये एक्स है अपना। तो ध्यान से देखो जरा, आप जैसे ही ये शुरुआत का केस है अपना, हमें कुछ नहीं पता क्या हो रहा है, दोनों पे चार्ज क्यू है। अब देखो होगा क्या कि अज्यूम करते हैं कि अब जो आपका चार्ज है, अब चार्ज जो है आपका वो लीक करने लगा। चार्ज अगर लीक करने लगा तो देखो यार
क्यू की वैल्यू, ये चार्ज इस वाली बॉडी में से चार्ज बाहर आ रहा है, चार्ज बाहर आ रहा है, इधर से भी चार्ज बाहर आ रहा है, इधर से भी चार्ज बाहर आ रहा है। तो इस केस में चार्ज की वैल्यू कम हो रही है। और हमने देखा था कि इनके बीच का जो फोर्स काम करता है उसको क्या लिखते हैं, के क्यू स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर। मतलब यार अगर चार्ज की वैल्यू कम होती है चार्ज की वैल्यू, तो एफ की वैल्यू भी कम होगी। इसका मतलब ये भी फिक्स है, फोर्स अगर कम होगा तो पहले अगर यहां थी तो अब कहीं ना कहीं लेट अस सपोज ये यहां आ जाएंगी, ये यहां आ जाएंगी। मतलब किसी ना किसी वेलोसिटी से तो यहां से यहां तक पहुंची होगी है? कोई ना कोई वेलोसिटी तो रही होगी। और x की वैल्यू जो है तुम्हें पता है, जैसे जैसे चार्ज कम होगा तो फोर्स कम होता जा रहा है, वेलोसिटी से एक दूसरे की तरफ आने का ट्राई करेंगे, कम फोर्स होगा, फोर्स कम होता जाएगा तो x की वैल्यू आपकी डिक्रीज करती जाएगी। अरे ये x की वैल्यू डिक्रीज करती जाएगी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है, तो f की वैल्यू जो है वो कम हो रही है, चार्ज के कम होते मैग्नीट्यूड दोनों भले सेम लग रहा है, तो ये x की वैल्यू भी तुम्हारी डिक्रीज करेगी। तो इस x b वेलोसिटी और x के बीच का रिलेशन पूछना। इस क्वेश्चन में दो ऑप्शंस को तो वैसे ही एलिमिनेट कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि जैसे जैसे एक दूसरे के पास आएंगे तो x की वैल्यू पक्का, x की वैल्यू तुम्हारी नेगेटिव होनी है, तो b जो है तुम्हारा x की पावर माइनस के साथ चलेगा, तो पॉजिटिव वाले तो हो ही नहीं सकते। खैर नेगेटिव वाले भी दो हैं। बाकी अब अपन के मेन एम की तरफ आते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे अपन। देखो हमने एक रिलेशन देखा था अभी यार, क्या बताया तुम्हें, एक्स क्यू इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर बताया था, याद है? थोड़ी देर पहले ही बताया था। अब हमें क्वेश्चन में रेट ऑफ चार्ज ऑफ लीक दे रखा है, लीक चार्ज के लीक होने की जो रेट है वो लिखी हुई है। कहां गया? ये रहा, ध्यान से देखो। begins to leak, the charge begins to leak from both the sphere at a constant rate. As a result, the charges approaches each other with a velocity. चार्ज एक दूसरे की तरफ आने लगते हैं। अब देखो, अगर हम वेलोसिटी की टर्म अगर लाए हम तो कैसे आ सकती है? x क्या है? दोनों के बीच का कहीं ना कहीं डिस्प्लेसमेंट है, x है। और वेलोसिटी का x के साथ रिलेशन तुम्हें पता है, b इक्वल टू क्या होता है अपने पास में, dx डिवाइडेड बाई dt होता है। तो कहीं ना कहीं अगर तुम्हें यहाँ वेलोसिटी चाहिए, यहाँ वेलोसिटी अगर तुम्हें चाहिए, देखो वेलोसिटी का टाइम के साथ रिलेशन क्या होता है, x के साथ में, d इक्वल टू होता है अपना dx डिवाइड बाई dt। अगर तुम्हें यहाँ b की टर्म अगर लानी है तो कहीं ना कहीं x को टाइम के साथ डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। अब इक्वेशन में दोनों साइड करना पड़ेगा डिफरेंशिएशन, क्योंकि वहां रेट की बात की है चार्ज की, तो वहां t के साथ वहां भी डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो एक काम करते हैं, इस पूरे इक्वेशन को t के साथ में डिफरेंशिएट कर ही देते हैं। तो देखो इसको डिफरेंशिएट करना है तुम्हें, dx डिवाइडेड बाई dt और x क्यूब लिख ही देते हैं, सीधा डिफरेंशिएट कर देते हैं। इसको डिफरेंशिएट किया तो क्या आएगा देखना जरा, इसको 3 पावर को अगर इधर लाते हो तुम तो देखना जरा, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा x की पावर 3/2 इज इक्वल टू क्यू हो जाएगा। तो 3/2 अपना आगे आ गया डिफरेंशिएशन में, और x की पावर क्या बचा अपने पास में, 1/2 और dx बाई dt जो कि अपन लिख रहे थे इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा अपना dq डिवाइड बाई dt। भाई उसको तुम ऐसे लिख लो यार, पहले dx बाई dt लिख दो, यहाँ पहले ऐसे लिख दो dx बाई dt, और यहाँ dq बाई dt लिख दो, dq बाई dt। तो इस dq बाई dt को, इस चार्ज को डिफरेंशिएट तो कर लेंगे दोनों के साथ, ये लो। तो देखो जनाब, इस सब को कांस्टेंट छोड़ देते हैं, और dq बाई dt रेट ऑफ लीक ऑफ चार्ज ये भी अपनी कांस्टेंट है, तो ध्यान से देखो। और dx बाई dt ये अपनी वेलोसिटी बन ही जाएगी, ये अपनी वेलोसिटी बन गई। तो x की पावर 1/2 इंटू v इज इक्वल टू, इसको कांस्टेंट k ले लेते हैं। तो b का जो रिलेशन है, ध्यान से देखो क्या आ रहा है, 1/x की पावर 1/2 जैसा। अब ऐसा कोई ऑप्शन है क्या उसमें? खैर ऊपर लाएंगे तो ये x की पावर माइनस का 1/2 बनेगा। तो b जो है अपना x की पावर माइनस का 1/2 जैसा आ रहा है। अब जिन्होंने इस क्वेश्चन को पहले किया है, देख रखा है, तो वो तो एक सेकंड आंसर लगा के आ जाएंगे। देखो b डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x की पावर 1/2 माइनस की रहते हैं, पॉजिटिव वाले तो कैसे भी नहीं हो सकते। प्रॉब्लम काफी अच्छा था, बस तुम्हें थोड़ा सा यही सोचना था कि यार x जो है अपना, उसको तुम टाइम के साथ अगर डिफरेंशिएट कर देते हो तो कहीं ना कहीं तुमको वेलोसिटी का टर्म मिल जाएगा, b का टर्म मिल जाएगा। इतना अगर सोचा, और dq बाई dt रेट ऑफ लीक ऑफ चार्ज कांस्टेंट थी ही क्वेश्चन में। देखो यहाँ लिखा था अप्रोचेज, ये कहाँ है,
बिगेस्ट टू लीक बोथ द स्फीयर एट ए कांस्टेंट रेट। ये रहा कांस्टेंट रेट, कांस्टेंट था। आशा करते हैं तुम्हें यार ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। बाकी ये रिलेशन तुम जरूर याद रखना, रिस्क ना लीजिएगा, कहीं भी काम आ सकता है। ओके, अब देखो अपना रिपल्सन का भी हुआ है, इसमें एक छोटा सा केस और तुमको लेकर बताते हैं, उस पर भी अपन एक न्यूमेरिकल कर ही लेते हैं। चलो चलते चलते, खैर वो खास इतना है नहीं। वो स्मॉल एंगल अगर अपना बनता है तो टेन थीटा को अपन साइन थीटा के इक्वल ले सकते हैं, और आई थिंक कॉस थीटा को शायद बन कर जूम करते हैं अगर एंगल अपना बहुत लेस देन 5 डिग्री का है। तो देखो अब इसी में अपन एक बहुत बढ़िया वेरिएशन ले रहे हैं जिसपे भी बहुत अच्छे क्वेश्चन डिजाइन हुए कई बार। यही जो अपना सेटअप है, लास्ट वीडियो में आई थिंक हमने बता भी दिया है, लेकिन एक बार और डिस्कस कर लेते हैं। हम क्या कर रहे हैं, इस पूरे सेटअप को किसी रो डेंसिटी के लिक्विड में सबमर्ज कर रहे हैं। लेट अस सपोज तुमने इसको पूरे सिस्टम को रो डेंसिटी के लिक्विड में सबमर्ज कर दिया। डेंसिटी क्या है भाई, रो है, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ले लेते हैं उसका एप्सिलॉन आर। तुम्हें पता है नीचे की तरफ तो भाई फोर्स लगना है mg, यहां तुम्हारा रिपल्सन का फोर्स। अब डेंसिटी चेंज हो गई है भाई, ये मीडियम चेंज हो गया है, तो कहीं ना कहीं फोर्स अपना F इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला एप्सिलॉन आर टाइम्स डिक्रीज कर जाएगा। क्या बताया था कि मीडियम में फोर्स अपना एयर वाले फोर्स का एप्सिलॉन आर टाइम्स डिक्रीज कर जाता है। ये लिखा। इधर की साइड में अपना वही देखो, टेंशन का कंपोनेंट क्या आएगा, टी। ये बार बार बताने से क्या फायदा है भाई, तुमको पहले ही बता चुके हैं ना। इधर अपना कंपोनेंट क्या आता था, टी कॉस थीटा। ये बिना लिक्विड की बात हो रही थी। तो इधर कौन सा आता था, टी साइन थीटा। लेकिन अब तुम अगर इसमें कोई लिक्विड भर दिए हो, लिक्विड में डाल दिए हो, तो देखो भाई एक बियोंसी फोर्स जो कि तुम्हारा आर्किमिडीज जी ने बताया था बहुत अच्छे से, ऊपर की तरफ भी लगाएगा लिक्विड। जब भी लिक्विड में डुबोते हो तो ऊपर की तरफ इस पे एक अपथ्रस्ट का फोर्स भी लगेगा, जिसे अपन लिखेंगे वी रो और जी। रो क्या है यहाँ पे, रो है डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, और बी क्या है, वॉल्यूम सबमर्ज इनसाइड द लिक्विड। जो बॉडी तुम डालना चाहते हो उसका कितना वॉल्यूम उसके अंदर है, तो पूरा वॉल्यूम है। बी रो जी ले लेते हैं। चलो अब देखो यहां तुम क्या करोगे, यहां तुम्हारा देखो नजर आ रहा होगा तुम्हें, टी साइन थीटा जो है वो इक्वल है आपका किसके, एफ ई डिवाइड बाई एप्सिलॉन आर के, और टी कॉस थीटा जो है वो अपना इक्वल है किसके, एम जी। अब टी कॉस थीटा में अब थ्रस्ट ऐड हो रहा है, इधर आगे माइनस कर देते हैं। ये लो बी रो और जी। हाँ इसकी मास वगैरह चार्ज वगैरह वही है भाई। अब दोनों इक्वेशंस को अगर एक दूसरे से डिवाइड करते हो तो यहां तुमको देखो टेन थीटा जो मीडियम में मिलेगा उसकी क्या वैल्यू मिलेगी, ध्यान से देखो, एफ ई डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन आर और एम जी माइनस की बी रो और जी। ये अपनी मीडियम में। और एयर में अपन ने इस टेन थीटा को क्या निकाला था भाई, टेन थीटा एयर वाले के लिए नॉट यूज कर लेते हैं, क्या था, एफ ई डिवाइडेड बाई एम जी। ये था अपना एयर वाला, और ये है अपना मीडियम वाला, जब तुमने कोई मीडियम इसके अंदर डाला है। अब अगर एक सिचुएशन अगर तुम अज्यूम करते हो कि अगर थीटा की वैल्यू चेंज नहीं होती है, तो अगर मैं इस एयर वाले एंगल को इसके इक्वल अगर करता हूं, तो देखना जरा, एफ ई डिवाइडेड बाई एम जी, इसको इक्वल कर दिया अपन ने किसके, मीडियम वाले एंगल के, एफ ई डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन आर और एम जी माइनस का बी रो और जी के। अब देखो यहां तुम यार, यहां तुमको एफ ई कैंसिल होता हुआ नजर आ रहा है, और एम जी जो कि अपना इक्वल है किसके, एम जी इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर एम जी माइनस का बी रो जी के। अच्छा एक काम करते हैं, यहां इस बॉल का मास जो तुम एम अज्यूम कर रहे हो ना, इसको भी डेंसिटी की टर्म में ही ले लेते हैं। अगर बॉल की डेंसिटी तुम डी अज्यूम करते हो तो इस डेंसिटी को तुम मास बाई वॉल्यूम लिख सकते हो। तो यहां से तुम एम की वैल्यू क्या, डी इंटू बी नहीं लिख सकते, तो बॉडी के लिए डी इंटू बी यहां पुट करो, तो देखना जरा क्या आएगा, थोड़ा ज्यादा बड़ा हो गया है। हाँ नेक्स्ट पेज में ले लेते हैं, एम जी इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर, एम जी इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर, क्या था, बी रो जी, एम जी माइनस बी रो जी।
माइनस वी रो और जी। अब मास को अपन डेंसिटी की टर्म में कैसे कन्वर्ट कर रहे थे, एम को लिख दो डीवी जी, तो डीवी और जी इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर, एम की जगह पे है डीवी जी माइनस का वी रो जी। कोई चीज बाहर आ रही है क्या? हाँ, बीजी कॉमन आ रहा है। देखो यहां बीजी और यहां बी और जी और यहां बीजी, सो डीवीजी इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर इंटू वीजी को बाहर ले लेते हैं, तो अंदर क्या बचा, डी माइनस का रो। तो देखिए ये बीजी इधर से ये कैंसिल हुआ, तो यहां से एप्सिलॉन आर की जो वैल्यू आपको मिल रही है वो मिल रही है डी अपॉन डी माइनस का रो। अब अगर किसी को ये रिजल्ट पहले से इस पूरे केस का अगर आता है, ये रिजल्ट अगर किसी को पहले से ये अगर आता है, तो आई थिंक अपना ये IEEE 2010 में एक क्वेश्चन आया था इसी के ऊपर, जो कि हम तुमको लेके आए हैं। डी क्या है? डी अपनी है डेंसिटी ऑफ बॉल, जो कि इसके अंदर पूरा सिस्टम की समझ है। और रो क्या है? रो है अपनी डेंसिटी ऑफ लिक्विड, रो है डेंसिटी ऑफ लिक्विड। और तुमसे पूछेगा कि उस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जिस मीडियम में इस पूरे सिस्टम को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ लिक्विड, जिस लिक्विड में उस पूरे सेटअप को डुबोया है। कुछ नहीं था, बस पूरी प्रोसेस में अपन ने थोड़ी सी कैलकुलेशन थी और फाइनली एक रिजल्ट निकाल दिया, एप्सिलॉन आर इक्वल टू डी डिवाइडेड बाई डी माइनस रो। अगर कोई इसे याद कर लेता है और इसमें ये अगर ध्यान रखता है इसमें डी क्या है और रो क्या है, तो देखिए मजेदार बात, एक सेकंड में तुम आंसर निकाल दोगे क्वेश्चन का। कहां गया? ये देख लो, ये तुम्हारा IEEE 2010 का क्वेश्चन, सेम पूरा का प्रोसेस वही है। अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट पहले से अगर पता है तो एक मैं कह रहा हूं बस तुमको वैल्यू पुट करनी है, बस वैल्यू पुट करनी है, बस वैल्यू पुट करनी है। टू आइडेंटिकल चार्ज स्फीयर सस्पेंडेड बाय ए स्ट्रिंग ऑफ इक्वल लेंथ, द स्ट्रिंग्स मेक एन एंगल 30 डिग्री with each other when suspended in a liquid of density 0.8. The angle remains same, वही सिचुएशन है। The density of material of the sphere इतनी, the dielectric constant of the liquid. लिक्विड के एप्सिलॉन आर की वैल्यू पूछिए अपन से भाई। अगर पहले से हमें रिलेशन आता है तो देखो डायरेक्ट वैल्यू पुट करो, आंसर आ जाएगा। एप्सिलॉन आर क्या निकाला था अपन ने? डी अपॉन डी माइनस का रो। इस वाले केस के लिए डी क्या है? डेंसिटी ऑफ मटेरियल। कहां गया? स्फीयर 0.1.6, सो 1.6 डिवाइडेड बाय 1.6 माइनस का रो क्या है? डेंसिटी ऑफ लिक्विड, लिक्विड की डेंसिटी 0.8। सो देखना वैल्यू अपनी आई 2 के इक्वल। सो ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। अब यार, अब जेई में, नीट में, सब में कैलकुलेटिव क्वेश्चन बहुत कम आते हैं ज्यादातर। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं जिनका रिजल्ट अगर अपन को पहले से पता है तो जस्ट विद इन 30 सेकंड 20 सेकंड मूव कर सकते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। लेकिन तुमको पहले से चीजें याद जरूर होनी चाहिए, और किस फॉर्मूले में किस वर्ड का क्या मतलब है। अगर इसमें तुम ये भूल जाते हो इसमें डी क्या है और रो क्या है, तो कहानी तुम्हारी पलट जाएगी और आंसर तुम्हारा गलत हो जाएगा, ये अगर भूल जाते हो तो। इसलिए ये भी ध्यान रखो फॉर्मूले में किस वर्ड का क्या मतलब है। आशा करते हैं कि तुम्हें समझ आया होगा यार क्वेश्चन। बाकी वो रिजल्ट जरूर याद रखिएगा, एक एक रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे रिजल्ट याद रखो। ओके, तो इसमें एक और क्वेश्चन लेते हैं। चलो, इसमें अपना आई थिंक इस स्ट्रिंग बॉब वाले सेटअप में अब ऐसा कोई खास टॉपिक तुम्हारा बचा नहीं है। हाँ चलो, एक क्वेश्चन और लेते हैं। कहां गया? हाँ, ये भी भाई, ये क्वेश्चन जी जो है तुम्हारे, ये अभी अभी जो लेटेस्ट जेईई एडवांस 2020 हुआ है उसमें डिजाइन कर दिया गया। अब यार देखो, कॉन्सेप्ट इतना अच्छा है कि जेईई वालों का तो बहुत ज्यादा फेवरेट है यार, और नीट में आने के तो बहुत बढ़िया चांस बन रहे हैं इस कॉन्सेप्ट के, क्योंकि मेंस के सारे जो है मटेरियल वो उठा के तुम्हारे इसमें डाल देते हैं। एक बार चेक करते हैं क्वेश्चन बढ़िया दिख रहा है या नहीं। हाँ, बढ़िया दिख रहा है, बस थोड़ा सा क्वालिटी कम है। वी विल ट्राई टू मैनेज इट, डोंट वरी। हाँ, बढ़िया नजर आ रहा है। टू आइडेंटिकल नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर ऑफ सेम मास एंड चार्ज आर सस्पेंडेड इन एयर फ्रॉम ए कॉमन पॉइंट बाय टू नॉन कंडक्टिंग मासलेस स्ट्रिंग ऑफ सेम लेंथ। ठीक है, बहुत बढ़िया। एट इक्विलिब्रियम द एंगल बिटवीन द स्ट्रिंग इज अल्फा, अल्फा एंगल दिया है। ठीक है,
द स्फीयर्स आर नाउ इमर्ज इन ए डाइलेक्ट्रिक ऑफ लिक्विड ऑफ डेंसिटी 800 एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 21 इफ द एंगल बिटवीन द स्ट्रिंग रिमेन सेम। देखो भाई एंगल अगर सेम रहता है देन द आफ्टर द इमर्जन देन इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन द स्फीयर्स रिमेन्स अनचेंज्ड। इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन, अरे यार ये तो मल्टीपल चॉइस का है भाई, इसमें तुम्हारे एक से ज्यादा आंसर हो सकते हैं, एक से ज्यादा सही हो सकते हैं, गलत वगैरह सब चीज चेक करनी पड़ेगी भाई इसमें। तो देखो पहला क्या बोला है, द स्फीयर्स आर नाउ इमर्ज इन इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन द स्फीयर्स रिमेन्स अनचेंज्ड। ये तो बहुत गलत बात है, जब कभी भी मीडियम डालेंगे तो फोर्स तो अपना चेंज होता ही है। चलो इनके ही हिसाब से अपना आंसर निकालने का ट्राई करते हैं। इन्होंने अपन को अल्फा एंगल बोला है वर्टिकल से, देखो इन्होंने ये वाला एंगल बोला है अपन से अल्फा, तो ये अपना क्या हो जाएगा भाई अल्फा बाई 2। तो इस पूरे केस को अपन अल्फा बाई 2 के लिए सॉल्व अगर करते हैं तो देखो ये तुम्हारा मीडियम में तुम्हें पता है फोर्स डिक्रीज कर जाता है एप्सिलॉन आर टाइम्स, ऊपर की तरफ टेंशन का फोर्स। चलो एक बार वही 10 अल्फा बाई 2 ही आएगा यार, ये ऐसा कुछ खास नहीं है इसमें। ये इधर टेंशन का कंपोनेंट हो जाएगा तुम्हारा, ये क्या बन जाएगा t cos अल्फा बाई 2 और ये इधर बन जाएगा तुम्हारा t sin अल्फा बाई 2 और ये इलेक्ट्रिकल वाला फोर्स अपना F इक्वल टू के क्यू स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर। तो यहां से अपन को 10 अल्फा बाई 2 की जो वैल्यू मिलेगी वो मिल जाएगी एफ ई डिवाइडेड बाई एम जी, जो कि नीचे की तरफ फोर्स है अपना एफ ई डिवाइडेड बाई एम जी, ये वैल्यू मिल जाएगी अपन को भाई, ये 10 अल्फा मिल गया। अब देखो जब भी तुम मीडियम अगर डालते हो तो मीडियम में तो फोर्स चेंज होता है, ध्यान से देखो मीडियम में क्या बताया था, जब कभी भी कोई भी लिक्विड में इसको सबमर्ज करोगे तो अपना जो इलेक्ट्रिकल फोर्स था वो एप्सिलॉन आर टाइम्स डिक्रीज करो, तो एप्सिलॉन आर टाइम्स पक्का तुम्हारा फोर्स तो चेंज होता। अब इंक्रीज करे डिक्रीज करे, डिक्रीज तो हो ही नहीं सकता, हर समय डिक्रीज ही करता है। रिमेन्स अनचेंज, तो भाई ये तो ऑप्शन तुम्हारा बिल्कुल ही गलत हो गया, जो कि हमारा चेंज होता है। इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन द स्फीयर्स रिड्यूसेज, अच्छा ये भी बहुत अच्छी बात कही है, इलेक्ट्रिक फोर्स बढ़ तो है नहीं रहा, बढ़ता तो है ही नहीं मीडियम डालने पे, तो पक्का कम ये होगा है, और कम होगा देखना जरा, एप्सिलॉन आर की वैल्यू क्वेश्चन में 21 है, तो एफ ई डिवाइडेड बाई 21। सो देखना जरा मीडियम वाला जो फोर्स है अपना, क्या एयर वाले फोर्स का 21 टाइम्स नीचे से डिक्रीज कर जाएगा, तो सेकंड ऑप्शन अपना सही हो, सेकंड वाला ऑप्शन सही है, इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन द स्फीयर रिड्यूसेड, अच्छी बात है। मास डेंसिटी ऑफ द स्फीयर इज 840, अच्छा स्फीयर की मास डेंसिटी। अब यार देखो अगर तुम्हें फिर से वही रिलेशन अगर याद है तो यहां तो बचने की जरूरत ही नहीं है। एप्सिलॉन आर क्या था अपने पास में, एप्सिलॉन आर क्या था अपने पास में, डी डिवाइडेड बाई डी माइनस का रो, लेकिन ध्यान रखना डी क्या था, डेंसिटी ऑफ द बॉल दैट इज सबमर्ज्ड इन द लिक्विड एंड रो इज द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड जिसमें सबमर्ज है पूरा सिस्टम। तो इसी फॉर्मूले को लगाते हैं, चलो एप्सिलॉन आर इक्वल टू क्या था अपने पास में, ओहो एप्सिलॉन आर इक्वल टू क्या था अपने पास में, डी डिवाइडेड बाई डी माइनस का रो। अच्छा अपन से पूछी किसकी वैल्यू है, वैल्यू पूछी है किसकी भाई, एक मिनट, वैल्यू पूछी है डेंसिटी ऑफ द स्फीयर, अच्छा स्फीयर की, और अपन को लिक्विड की दे रखी है। सो यहां से देखना जनाब, यहां से डी की वैल्यू निकालने की अगर तुम ट्राई करते हो तो डी की जो वैल्यू मिलेगी अपन को, ये क्या मिल जाएगी, एप्सिलॉन आर डी माइनस का एप्सिलॉन आर रो इज इक्वल टू डी, और इस वाली वैल्यू को तुम अगर इधर भेजते हो तो एप्सिलॉन आर रो इज इक्वल टू डी माइनस का एप्सिलॉन आर डी। तो यहां से यार डी की वैल्यू आराम से निकल आएगी तुम्हारी। सो डी की जो वैल्यू है यहां से इसको कॉमन लिया, अंदर बचा 1 माइनस का एप्सिलॉन आर, और ये क्या बचा तुम्हारा, ये माइनस का बचेगा ना, यहाँ माइनस का एप्सिलॉन आर रो। तो यहाँ से डी की जो वैल्यू आई वो क्या आई, ये तुम्हारा ये कितना बना भाई 1 माइनस का एप्सिलॉन आर, एप्सिलॉन आर कितना था 21, और 21 अच्छा 1 माइनस 21 तो माइनस का 20 बनेगा, तो माइनस का 20 इंटू डी, अच्छा डी की वैल्यू निकाल रहे हैं, इधर से माइनस का 20 बनेगा भाई वो, और माइनस का 20 इस वाले माइनस को खत्म कर देगा। तो यहां से देखो डी की जो वैल्यू मिलेगी तुम्हें वो मिल जाएगी क्या, 21 इंटू रो की वैल्यू क्या ले रखी है, डिवाइडेड बाई 20 वो नीचे वाला था, इंटू डी की वैल्यू क्या है, रो की वैल्यू 800,
और इस सबको जब सॉल्व करोगे तो आई थिंक तुमको डी की जो वैल्यू मिलेगी, डी की वैल्यू ये 840 के इक्वल मिलेगी शायद। कैलकुलेशन की थी अपन ने पहले, निकाल के रखें भाई। सो 840 मिलेगी, ये सही है एकदम, ठीक है। द टेंशन इन द, ये भी सही हुआ अपना सी वाला, द टेंशन इन द स्ट्रिंग होल्डिंग द स्फीयर रिमेन्स अनचेंज। अच्छा इसको देखते हैं भाई, टेंशन क्या है अपना, देखना जरा इस वाले सेटअप में पूरा टेंशन। अच्छा एक को ही लेते हैं, चलो इसको उठा लेते हैं, ध्यान से देखना जरा। टी साइन अल्फा बाई 2 ये किसके इक्वल है अपना, एफ ई, अगर मीडियम जब डाल दिया है एफ ई डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन आर के। सो यहां से टी की वैल्यू क्या मिलेगी अपन को, टी की वैल्यू मिलेगी एफ ई डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन आर इंटू साइन अल्फा बाई 2। अब देखो क्या मतलब, जेई वाले क्या गजब का कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व करके रखते हैं। अब ध्यान से देखो यार, तो ये मीडियम वाला फोर्स है भाई, ए मीडियम वाला फोर्स है, इसको लिख देते हैं, पूरे को मीडियम में लिख देते हैं। ये रहा, ये किसकी वैल्यू है, एफ एम की। तो टी को क्या लिख सकते हैं अपन, टी को लिख सकते हैं एफ एम डिवाइडेड बाई साइन अल्फा बाई 2। और हमें पता है क्वेश्चन में जो लैंग्वेज अपन को दी है, ध्यान से देखो क्वेश्चन में लैंग्वेज की है कि एंगल बिटवीन द स्ट्रिंग्स रिमेन्स सेम। मतलब अगर साइन थीटा अगर चेंज नहीं हो रहा है तो नीचे वाली टर्म हो गई अपनी कांस्टेंट, और ये नीचे की टर्म कांस्टेंट हुई तो तुम्हारा टेंशन डिपेंड कर रहा है मीडियम वाले फोर्स पे, जो कि नया लग रहा है अपना, फोर्स पे डिपेंड कर रहा है, और फोर्स तो अपना चेंज हुआ है। और यहां से एफ अगर चेंज होगा तो पक्का तुम्हारा टेंशन भी चेंज होगा। लेकिन यहां इन्होंने क्या लिखा है, रिमेन्स अनचेंज, ये तो बहुत गलत बात है यार, टेंशन तो चेंज होगा। तो काफी बढ़िया था क्वेश्चन यार, अगर कॉन्सेप्ट अपन को पहले से पता है तो जेईई एडवांस 2020 का भी प्रॉब्लम अपन के सामने कुछ नहीं, अगर चीजें पहले से याद है। अब देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए एप्सिलॉन आर के लिए तुम क्या अलग से रिजल्ट निकालने बैठते, पहले से रिजल्ट याद है तो बहुत बढ़िया बात है। लेकिन ध्यान रखना वो केवल तभी वैलिड है जब पूरा का पूरा सेटअप इमर्ज है। लेकिन सारे केस तुमको ज्यादातर यही मिलेंगे 99.9% में। बाकी क्वेश्चन जो है ना, क्वेश्चन में तुम तभी आगे बढ़ पाओगे जब तुम्हें रिजल्ट याद रहेंगे। तो रिजल्ट्स को याद करो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी चलो देखते हैं अगर कोई क्वेश्चन बचा हुआ है तो, बाकी अपन अब नेक्स्ट सेशन में मूव करेंगे आगे की तरफ। ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था, इसलिए तुम्हें हमने बता दिया। ये कहाँ है यार, आई थिंक मिल नहीं रहा है क्वेश्चन भाई, हाँ मिल नहीं रहा है, नेक्स्ट टाइम जरूर करेंगे। हाँ ये है, ये रहा। हाँ ये प्रॉब्लम तुम्हारे को हम दे रहे हैं भाई, किसके लिए, ये 1 मिनट, ये जो क्वेश्चन है तुमको हम होमवर्क के लिए दे रहे हैं, इसको खुद से ट्राई करना, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, वही सेटअप है तुम्हारा, बस तुमको इसमें एक नई चीज ऐड करी है इन्होंने। लेट अज्यूम दैट थीटा इज सो स्मॉल दैट टेन थीटा को तुम साइन थीटा लेट कर सकते हो। जो अपना टेन थीटा निकल के आता था उसकी वैल्यू क्या होती थी, टेन थीटा की वैल्यू होती थी के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम जी एक्स स्क्वायर। अब यहां पर ने इनको क्या बोला है कि तुम टेन थीटा को साइन थीटा ज्यूम कर सकते हो। तो हम टेन थीटा को अगर साइन थीटा के इक्वल अगर लिखते हैं, थीटा अगर तुम्हारा बहुत स्मॉल केस है तो के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम जी एक्स स्क्वायर लिख सकते हो। तो अब इस वाले ट्राइंगल से देखो, यहां से तुम साइन थीटा की वैल्यू निकालो, साइन थीटा की क्या वैल्यू आएगी भाई, यहां से तुमको साइन थीटा क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा तुमको x डिवाइडेड बाई 2 इंटू ये वाली लेंथ l इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम जी एक्स स्क्वायर। अब पूछा क्या था, फॉर इक्विलिब्रियम x इज इक्वल टू, मतलब इस x की वैल्यू पूछी है, आराम से निकाल सकते हो तुम यहां से x की वैल्यू। तो ये अपना एक्स स्क्वायर और x ये बन जाएगा अपना q, ये बन जाएगा एक्स क्यूब और ये l चली जाएगी आपकी इधर। तो l का स्क्वायर तो हो नहीं सकता, ये भी पॉसिबल है, q का तो स्क्वायर बनेगा ये तो है, लेकिन इस वाले में तो स्क्वायर नहीं है, और l का स्क्वायर हो नहीं सकता, इस वाले में l का स्क्वायर हो रखा है, l का स्क्वायर तो नहीं होगा यार, ये तो फिक्स है, तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। q का स्क्वायर यहां भी है, q का स्क्वायर यहां भी है। अब तुम्हें चेक करना पड़ेगा यार, k की वैल्यू 1/4 एप्सिलॉन नॉट होती है, अगर मल्टीप्लाई होती तो 8 हो जाता, 8 हो नहीं रहा है तो कहीं ना कहीं डिवाइड में ही जाएगी, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। बाकी तुम कैलकुलेशन कर लेना, ये हमने थोड़ा एनालिटिकल तरीके से बस ऐसे ही सोच लिया है कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसके लिए। क्यों, क्योंकि के की वैल्यू तुम्हारी 1/4 एप्सिलॉन नॉट है, 2 अगर है तो कहीं ना कहीं चेंज तो होगी, तो ऑप्शन 1 सही होगा।
ऐसे भी तुम एलिमिनेट कर सकते हो क्वेश्चन में, लेकिन बाकी कैलकुलेशन निकाल लो। यहाँ से एक्स क्यू की जो वैल्यू लिखोगे तुम, एक्स क्यू की वैल्यू तुम्हारी आ जाएगी ये तुम्हारा 2 इधर गया, तो 2 इंटू के की वैल्यू है तुम्हारी 4πε0 इंटू क्यू स्क्वायर इंटू एल इधर गया डिवाइडेड बाई ये तुम्हारा mg। सो 2 से ये कैंसिल हुआ, तो x की जो वैल्यू मिलेगी तुम्हें इस सब पे तुम लगा सकते हो क्या 1/3, और नीचे मिलेगा तुमको क्यू स्क्वायर एल डिवाइडेड बाई 2πε0 इंटू mg। आशा करते हैं कि तुम्हें यार समझ आया होगा। एक से एक बढ़िया न्यूमेरिकल लेने का ट्राई किया हमने तुमको यार, बाकी काम तुम्हारा है पढ़ना। अगर तुमने कॉन्सेप्ट अच्छे से रिवाइज नहीं किए तो नहीं कर पाओगे भाई। बाकी अगर कोई कॉन्सेप्ट तुम्हें लगता है इसमें से हमें समझ नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में आंसर कमेंट बॉक्स में डालिए। नेक्स्ट क्लास में हम ट्राई करेंगे कि उसको एक बार दोबारा से रिवाइज करें तुम्हारे को। ओके, तो अब प्रॉब्लम चाहे अपना जेई का हो, मेंस का हो, एडवांस का हो, कोई भी सवाल हो, अगर हमें कॉन्सेप्ट पहले से आता है तो बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी भाई बनाने में। सो ये रहा आज का अपना समरी। एक तुम्हें ये रिजल्ट याद रखना है एप्सिलॉन आर वाला, क्या हो गया, एक तुम्हें ये रिजल्ट याद रखना है एप्सिलॉन आर वाला, और ये खैर करा ही दिया था न्यूमेरिकल के फॉर्म में, और ये एक तुम्हारा ये रिजल्ट एक्स क्यू और इसके बीच का, ये 2-3 रिजल्ट हैं जो कि तुम याद कर सकते हो। बाकी थीटा वगैरह की जो वैल्यू है वो कैसे कैसे, ये अपना लेक्चर नंबर 4 आ गया। शुरुआत जहां से की थी वहीं से अपन वापस आ गए, और नेक्स्ट सेशन में अपन अपने लेक्चर नंबर 5 की तरफ मूव करेंगे। तो बेस्ट ऑफ लक, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट। कैमरामैन भरत के साथ मैं राकेश रंजन, मिलते हैं।